खमाखनी दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम क्लासेस एक और नई वीडियो में। आज हम जो रदरफोर्ड का मॉडल है और जो बोर मॉडल है उसके बीच में मैंने कुछ टॉपिक छुड़वा दिए थे, वो आज करवाएंगे, पूरा टॉपिक करवा देंगे। यानी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसका कंप्लीट हमारी पूरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि कल मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपको एक बुक देखनी है, मतलब आपकी जो मैंने लेसन करवा दिया उसके बाद आपको बुक देखनी है। किताब में मैं जो पढ़ाया है वापस उसे देखना है। वो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि कल की वो जो मेरी क्लास थी उसमें एक दो गलती थी। ठीक है, पहली अपनी क्या थी, वहां पे मैंने एच भी लिखा था, वहां पे एल होगा, एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होगा। एन एच अपॉन 2 पाई होगा। और दूसरी क्या थी, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, सीधा लगा लिखा था ई आई माइनस पी एफ। ठीक है, यहाँ पे अपना एच भी होगा। ठीक है, अब जिन्होंने बुक पढ़ ली उन्हें तो ये समझ में आ गई थी, ये गलती थी। मैंने बता भी दिया था आपको कि किताब जरूर से पढ़ लेना, गलतियां हैं उसमें, ये नहीं बताया था। ठीक है, तो आज एकदम फोकस से पढ़ना। आज मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगा। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, सबसे पहले अपना टॉपिक है अल्फा कण प्रेक्षण पथ क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा कण प्रेक्षण पथ ये अपना टॉपिक है। अल्फा कण प्रेक्षण पथ अपना टॉपिक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अल्फा कण होता क्या है। ठीक है, मैंने वैसे बता दिया था आपको, पर फिर भी देखते हैं अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम का नाभिक होने का क्या मतलब हुआ, इसमें दो ही न्यूट्रॉन होंगे और दो ही प्रोटॉन होंगे। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, यानी अल्फा कण में क्या होंगे, दो ही न्यूट्रॉन और दो ही प्रोटॉन होंगे। समझ गए? ठीक है, अब प्रेक्षण पथ की बात करें। अल्फा कण तो समझ गए, प्रेक्षण पथ क्या होता है। तो हमने रदरफोर्ड का जो मॉडल पढ़ा था उसमें सोने की पन्नी पर अल्फा कण गिरवाए गए थे, गिरवाए ताकि नाभिक का पता चल जाए। ठीक है, अब ये जो नाभिक पर जो किरणें टकराई या फिर सीधी चली गई उसका पता कैसे चलता था। मैंने बोला था यहाँ पे एक चमकीली धातु लगाई हुई है। अब ये जो चमकीली धातु का मैंने बताया था वही अपना प्रेक्षण पथ है। समझ गए? यही चीज अपनी क्या है, प्रेक्षण पथ। समझ गए? इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रेक्षण पथ बोलेंगे। अब ये जो अपना अल्फा कण प्रेक्षण पथ टॉपिक है उसको 5 भागों में मैंने डिवाइड किया है। 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो 5 पार्ट में आपको समझाऊंगा, उसके बाद पूरा जो अल्फा कण प्रेक्षण पथ है वो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा सबसे पहला है, उन 5 में सबसे पहला है वो आपकी एनसीईआरटी की जो अल्फा कण प्रेक्षण पथ है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन है। वो क्या है, अल्फा कण, अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रेक्षण पथ संघट के संघट प्राचल बी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन है, पता होगी आपको। अब ये जो लाइन है उसको मैंने पहला क्यों कहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है अपनी। इसको आप समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए आप छोड़ देते होगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है अपनी। अल्फा गण के बारे में मैंने आपको बता दिया, अल्फा गण होते क्या है। उसके बाद द्वारा अनुरेखित प्रेक्षण पथ। अनुरेखित का क्या मतलब होता है, ये जो सोने की पन्नी ली थी रदरफोर्ड ने, उसमें जो अल्फा कण प्रवाहित करवाए थे उसमें से ये जो नाभिक है ना, उसके पास से कुछ अल्फा कण निकल गए थे। यानी कि बिना टकराए, कोई प्रतिक्रिया किए बिना, बिना कोई अपना पथ अलग अलग करे, सीधे निकल गए थे। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहेंगे हम, अनुरेखित प्रेक्षण पथ। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, अनुरेखित प्रेक्षण पथ बोलेंगे। यानी कि जो अल्फा कण नाभिक से टकराए बिना सीधे निकल गए, यानी कि उनमें कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हुई, उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुरेखित प्रेक्षण पथ बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा है संघट। अब संघट क्या होता है, ये जो अल्फा कण होते हैं वो मान लो नाभिक से टकरा गए और ऐसे हो गए या फिर ऐसे हो गए,
तो ये जो टकराने के बाद विक्षेपित होते हैं उससे अपन संघट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आता है संघट प्राचल बी। ये इंपॉर्टेंट है अपना संघट प्राचल बी। क्या होता है संघट प्राचल बी? अब ये बोल रहा है कि ये जो संघट प्राचल बी है उसी पर ये निर्भर करेगा कि ये टकराएगी कि नहीं या नहीं टकराएगी। अब अगर सीधी भाषा में बात करें तो ये जो अल्फा कण है इसका ये देखना कि इसमें विक्षेपण होगा या नहीं होगा, या फिर इनकी दिशा मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी, या फिर इसमें कोई हलचल होगी या नहीं होगी। ये किस बात पर निर्भर करता है? ये बात करता है केंद्र से दूरी। पहली तो केंद्र से दूरी पर, और दूसरा भार क्या है इलेक्ट्रॉन का, उस पर निर्भर करती है। ये जो अल्फा कण है वो मान लो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, मेरा मतलब कि केंद्र से टकरा रहे हैं, नाभिक से टकरा रहे हैं। अब वो विक्षेपित होंगे या नहीं होंगे, उनमें कोई हलचल होगी या नहीं होगी, वो चीज केंद्र से दूरी पर अपना निर्भर करेगी या फिर अल्फा कणों के भार पर निर्भर करेगी। समझ गए? अब ये जो केंद्र से दूरी और अल्फा कण के भार है वही अपना संघट प्राचल बी है। ठीक है, अब जो दूसरा मैं ले रहा हूं, ये पहला था, अब दूसरा जो ले रहा हूं उसी में इसकी संघट प्राचल बी की पूरी परिभाषा है। ठीक है, वो मैं समझा दूं। पहला तो आपको समझ में आ गया है जहां तक मुझे लगता है, तो अब मैं दूसरा शुरू करता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है अपना? दूसरा है कि संघट प्राचल, ये जो दूसरा है ये जो पहली लाइन बताई उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन है। ठीक है, दूसरे ये है कि संघट प्राचल अल्फा कणों, तो संघट प्राचल अल्फा कणों के प्रारंभिक वेग सदिश के नाभिक से केंद्र तक की दूरी है, तक की अभिलंब दूरी है, सॉरी। ये अपनी एनसीईआरटी की दूसरी लाइन है। ठीक है, चलो अब इसका मतलब समझते हैं। पहली लाइन का समझ लिया, उनमें भी संकट प्राचल बी के बारे में बताया गया था और यहाँ पे भी संकट प्राचल बी के बारे में बताया गया है। समझ गए? चलो, तो संकट प्राचल के बारे में हमने बात कर ली। अल्फा का प्रारंभिक वेग सदिश क्या होता है? सदिश का मतलब आप जानते हो, सीधी दिशा में सदिश, जिसकी कोई दिशा हो उसे सदिश कहते हैं। अब प्रारंभिक वेग क्या होता है? जो मान लो यहाँ से कोई रवाना हुए या फिर यहाँ से कोई रवाना हुए और अपने घर से बाहर जाकर रुक गए, तो प्रारंभिक की जो रफ्तार होगी उसी को अपन प्रारंभिक वेग सदिश बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही लाइन में चल रहे हो तो ये जो अपने अल्फा कण है और ये सोने की पन्नी है, ये अल्फा कण गए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और रफ्तार है उसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग सदिश। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग सदिश। और फिर बोल रहा है कि के नाभिक से केंद्र तक की अभिलंब दूरी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को एकदम आराम से समझो। मान लो अल्फा कण है वो सोने से पन्नी से टकराए, पर जो नाभिक है उसके ऊपर से निकल गए, यानी उसमें कोई भी विक्षेपण नहीं हुआ, यानी कि कोई भी परिवर्तन उस रेखा में नहीं हुआ। अल्फा कण की रेखा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो केंद्र से नहीं टकराए, यानी नाभिक से नहीं टकराए, वो जो सोने की पन्नी थी उसके, ये ऊपर से निकल गए। अब जो ये दूरी है केंद्र से, ये छोटी वाली दूरी, ठीक है, यानी कि जो अल्फा कण है और नाभिक के जो बीच वाली दूरी है, इससे ही हम संघट प्राचल भी कहेंगे। समझ गए? इसी चीज को अपन संकट प्राचल भी कहेंगे। समझ गए? अब मैं और आसानी से समझाऊं तो, आपने डार्ट गेम देखा होगा। डार्ट गेम का मतलब ये है, ठीक है, ये 10, ये 5, यहाँ पे आपके पास एक डार्ट है, आपने यहाँ से फेंका, सीधा चला गया, यानी सीधा निशाना लग गया, तो इसमें अपना संकट प्राचल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई भी दूरी नहीं है, सीधा गया है डार्ट पर, यानी कि 0 होगा। इसी तरह जो अल्फा कण सीधे नाभिक से टकराते हैं उनके लिए भी क्या होगा? ये संकट प्राचल 0 ही होगा। अब मान लो आप यहीं पर हो, आपने डार्ट फेंका और ये यहाँ पे चला गया, ठीक है,
अब इसमें संगत प्राचल क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 पे चला गया, इसीलिए संगत प्राचल 5 होगा। अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, डार्ट फिर से फेंका, सेंटर में चला गया। अब इसमें अपना संगत प्राचल क्या होगा, तो इसमें अपन संगत प्राचल 0 नहीं मान सकते, क्योंकि संगत प्राचल 0 होता है केवल प्रारंभिक वेग सदिश की स्थिति में, यानी कि सीधी रेखा की स्थिति में ही प्रारंभिक वेग सदिश होगा, यानी कि 0 होगा। संगत प्राचल 0 ऐसी ही स्थिति में होगा जब कोई सीधी रेखा में चले और सीधा सेंटर के टच करे, वही अपना प्रारंभिक वेग सदिश होगा। यहाँ पे ये सीधी रेखा अगर बनना है तो डैश 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 सीधा 10 पे जाता है। ठीक है, तो इसका संगत प्राचल 10 होगा, बट ऐसे नहीं आता है, ऐसा कोई भी आज तक टॉपिक आता नहीं है, पर अगर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें कि ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो अब संगत प्राचल बी के बारे में बात कर ली। क्या है संगत प्राचल बी? अब मैं बताता हूँ कि जो ये सोने की पन्नी है उससे ये अल्फा कण टकराते हैं, उसके बाद होता क्या है वास्तविक में, क्या होता है, ये जो अपना नाभिक है उससे मान लो टकरा गया, उसके बाद क्या होता है, तो इसका बाद इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब है कि ये अपनी दिशा चेंज कर लेते, दिशा बदल लेते हैं। ये अल्फा कण है, ये यहाँ पे गए, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे टच होके या फिर कुछ ऐसे भी आ सकते हैं। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपके पास पाइप है, मोटर चालू की आपने, पाइप है आपके पास, उससे आपने पहले जो आपने सिंपली देखा तो पानी ऐसे आ रहा है। अब उसके मुंह के आपने थोड़ा सा हाथ दे दिया तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, यानी अलग अलग तरंगे बन जाएंगी, अलग अलग रेखाएं बन जाएंगी। तो ये जो स्थिति है वो आपकी मोटर चालू की तब की स्थिति ये है, और जब आपने हाथ दे दिया तब की स्थिति ये वाली है। समझ गए? इसी को क्या कहेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक है, अब चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब अपना चौथा टॉपिक, इसमें भी वर्ड है, ये मान लो कि ये संगत प्राचल है, ये न्यूनतम हो जाए एकदम। ठीक है, न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम होगी तो क्या होगा, अगर संगत प्राचल न्यूनतम होगा तो विचलन अधिक होगा, या मैं कहूं प्रकीर्णन अधिक होगा। अब आप बोलोगे ये प्रकरण, ये विचलन और प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। विचलन क्या होता है, विचलन दिशा परिवर्तन ही विचलन है। ठीक है, अपनी दिशा से भटक जाता है कोई कण तो उसे विचलन कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं समझाऊं तो इसमें आगे एक और वर्ड है कि यह है थीटा सर्वांग समपाई। अब ये थीटा सर्वांग समपाई क्या है उसके बारे में बताता हूँ, पहले सर्वांग सम का मतलब समझो। 19-20 का फर्क बोलते हैं ना आजकल, वही अपना सर्वांग सम है, यानी बराबर तो है पर लगभग बराबर है, पूरा नहीं कह सकते, लगभग बराबर है, 19-20 का फर्क है, वही है। ठीक है, वही सर्वांग सम है अपना। ठीक है, अब चलो समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है ये नाभिक है, इसमें संगत प्राचल है वो न्यूनतम है, न्यूनतम का मतलब 0 मान लेते हैं, न्यूनतम यही होगा, न्यूनतम 0 मान लेते हैं, यानी जो अल्फा कण है वो सीधा नाभिक से टकरा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, विचलन और प्रकीर्णन अधिक होगा, कि या तो ऐसे आ जाएगा या फिर ऐसे आ जाएगा, यानी वो सीधी रेखा में नहीं जाएगा, उसका विचलन होगा, वो अपनी पथ चेंज करेगा, पथ बदलेगा, और इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थीटा सर्वागम पाई लिखा हुआ है, थीटा का मतलब आप समझते हो, डी हो गया आपके पास, ऐसे मान लो ये डी है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। थीटा का मान अगर आप अपन 180 डिग्री ले, जो कि होगा ही, ये जो अल्फा कण है वो नाभिक से टकराते हैं और टकराकर वापस इसी दिशा में लौट जाते हैं। जब संगत प्राचल 0 होता है तब वापस इसी दिशा में लौट जाते हैं, यानी 180 डिग्री। ठीक है, अब अपन पाई की बात करें। पाई ये गणितीय नियतांक है, या फिर क्यों गणित का एक वर्ड है। ठीक है, पाई का मान निर्धारित है 22/7 या फिर क्यों 3.14। बट यहाँ पे अपन किस बात की कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं और नाभिक की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है। और अगर गोल इस चीज में अगर हम पाई की बात करें तो उसका मान होता है 180 डिग्री।
ठीक है, 180 डिग्री होता है पाई का मान सर्कल में। तो ये जो 180 डिग्री है और थीटा का मान भी 180 डिग्री है, यानी क्या हुआ, पाई लगभग थीटा के समान है, यानी सर्वांग है। ठीक है, यही अपनी चौथी बात थी। अब चौथी के भी दो पार्ट है, एक पहला मैंने समझा दिया, दूसरा समझाता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होगा जब संघट प्राचल ज्यादा हो, क्या होगा जब संघट प्राचल अधिक हो। ठीक है, ऐसी स्थिति को अपन क्या बोल लेंगे, थीटा सर्वांग जीरो। समझ गए, जीरो का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, डी आपके पास होगी। ठीक है, ये परमाणु है, ये सोने की पन्नी और ये अपना नाभिक। अल्फा कण गए बिना कोई विचलन के, यानी कह रहा है संघट प्राचल जीरो है, यानी ये केंद्र से बहुत ज्यादा दूर होगी। संघट प्राचल जीरो है तो केंद्र से बहुत ज्यादा दूर होगी, तो मान लिया इतनी दूर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा दूर है, समझ गए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई सी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। अगर डी से ऐसे देखें तो ये तरंग इधर से इधर जा रही है, यानी 0 डिग्री का, और विचलन भी नहीं हुआ, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा जहाँ पे हमने पाई का मान 180 डिग्री लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी 0 ही मान होगा, यानी थीटा सर्वांग पाई कब होगा, जब संघट प्राचल अधिक होगा। सारा के संघट प्राचल का अगर न्यूनतम है तो 180 डिग्री, यानी थीटा का मान ज्यादा होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर अधिक है, वो अधिक है तो फिर ये वाली कंडीशन होगी। समझ गए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब देखा जब उसने रदरफोर्ड ने कि संघट प्राचल नाम की कोई चीज है और ये थीटा से ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, यानी सब कुछ उसने देखा, तब उसने ये व्याख्या कर दी। जो भी उसका पूरा मॉडल है उसका सार यही है। ठीक है, यही इसका सार है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के पृथ्वी और बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जितनी भी पूरी व्याख्या की है रदरफोर्ड ने अपनी इस थ्योरी में, वो सब अल्फा कण प्रेक्षण पथ में ही है। और बाकी आप एक बार बुक जरूर से पढ़ना, फिर से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो अल्फा कण प्रेक्षण पथ हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कक्षा अगला टॉपिक है। ठीक है, आज अपन 3 टॉपिक करेंगे। अल्फा कण प्रेक्षण पथ हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कक्षा, और फिर एक और टॉपिक है अपना। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रॉन कक्षा क्या होती है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षा का अपना, इसको भी मैंने दो टॉपिक में बांटा है, यानी दो भागों में बांटा है। पहला जो रदरफोर्ड का बताया गया है कि रदरफोर्ड क्या कहना चाहता है इलेक्ट्रॉन कक्षा के बारे में, पहला वो। और दूसरा जो अपनी डेरिवेशन है, डेरिवेशन का मतलब है कि जो भी अक्षरों में लिखा हुआ है, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह वगैरह, वो सब है, वो अपना दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पहले समझ लेते हैं। अब रदरफोर्ड परमाणु के बारे में क्या कह रहा है, रदरफोर्ड कह रहा है कि जो परमाणु है अपना, ठीक है, इसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और फिर बोल रहा है ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के चक्कर लगाते हैं। उसी तरह जिस तरह सूर्य के चारों ओर क्या कौन चक्कर लगाते हैं, बाकी ग्रह सारे जितने भी है वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, क्योंकि माइनस और प्लस चार्ज है, दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होगा। ये कुलाम ने कहा था, कुलाम नियम के अनुसार। अब इसमें कुलाम का नियम लगाए तो कुलाम का सूत्र भी लगेगा, यानी एफ सी बल लगेगा। मेरा मतलब एफ ई बल लगेगा। ठीक है, एफ ई बल लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए एफ ई बल लगेगा। अब एफ ई बल होता क्या है, तो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच लगने वाला आकर्षण बल एफ ई कहलाता है। ठीक है, अगर हम परमाणु की भाषा में बात करें तभी ये बल एफ ई कहलाएगा। ठीक है, एफ ई कहलाता है। अब एफ ई होता क्या है, ये जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ। ठीक है, अब इसी बल को अपन एफ ई बल कहेंगे। ठीक है, अब एफ ई बल है, यहाँ पे ई उपस्थित है। नॉर्मल अगर हम गुलाम के नियम की बात करें तो उसमें क्या होता है, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक सूत्र है जिसे गुलाम ने दिया था, ठीक है, यानी गुलाम का नियम है ये, समझ गए, ये गुलाम का नियम है अपना। और ये पहले चैप्टर में आपको बस इतनी चीजें याद रखनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे अपन एप्सिलॉन बोलते हैं, ये एक इकाई है, यानी कि जैसे कि पाई है, रो है, सभी वो वेक्टर है, वैसे ही एप्सिलॉन नॉट भी एक वेक्टर है, यानी कि नियतांक है, ठीक है, सिंबल एक प्रकार का, इसका भी एक निर्धारित मान है, ठीक है। पाई का आपको आप जानते ही हो, पाई क्या होती है, ठीक है। तो सर्कल में सिटी होती है, उसके लिए ये सूत्र लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये Q1 Q2 आवेश है, धनावेश, ऋणावेश वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसको अपन Fe की भाषा में अगर लिखे तो यहाँ पे Fe लिखा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी आवेश तो होगा, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम का सेम आएगा। अब Q1 Q2 की जगह Q का स्क्वायर यानी E का स्क्वायर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ Q1 और Q2 है, और Q1 Q2 अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन ही है, दूसरा कोई भी वेक्टर नहीं है, यानी दूसरी कोई भी इकाई नहीं है, इसीलिए केवल Fe के लिए इलेक्ट्रॉन का ही केवल E स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब अपॉन में R स्क्वायर, R अपनी ये त्रिज्या होती है, जैसे कि आपको पता है ये वाली त्रिज्या होती है, ठीक है। एक तो ये परिधि हो गई पूरी बाउंड्री, और ये एक त्रिज्या हो गई, समझ गए। कि आवेश है, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है, ठीक है। चलो Fe के बारे में समझ गए, परमाणु है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, दोनों के बीच बल लगेगा, उसी को अपन Fe बल कहते हैं। और ये जो Fe बल है, उसे अगर कूलाम के नियम में रखा जाए तो ये सूत्र बनेगा, यानी Fe का सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब Fe बल के बारे में तो अपन ने बात कर ली, लेकिन अगर केवल अपना Fe बल ही होगा, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होता ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा ही नाभिक में नहीं गिर जाएगा, सीधा जो माइनस को सीधा अपनी तरफ खींचेगा तो सीधा नाभिक में नहीं गिर जाएगा, सीधा गिर जाएगा। अब इसीलिए अपन को एक और बल चाहिए जो कि ऐसा करने से रोक सके, और इसी को क्या कहते हैं, Fc, और ये दोनों बराबर होते हैं, Fe बराबर Fc। अब ये जो Fc है, वो आप सोच रहे हैं कि नया बल आ गया, नहीं, नया बल नहीं आया ये कोई, ये Fe ही है, Fc बल Fe का ही एक रूप है। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, एक वो Fe बल बनता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति भी तो करेगा, ऐसे थोड़ी है सीधा टेलीपोर्ट हो गया यानी गायब होकर सीधा नाभिक में गिर जाएगा, नहीं, ये गति करेगा, मूवमेंट करेगा। अब ये जो मूवमेंट है, गति है, और ये जो Fe बल है, वो मिलकर ही Fc बल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी कारण से जो Fc बल है, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, और इसका सूत्र mv स्क्वायर अपॉन r होता है, यानी mv स्क्वायर बटा r Fc का सूत्र होता है, समझ गए। चलो अब ये जो Fc बल है वो किन से बना होता है, ये समझ लो कि ये जो Fe है प्लस इलेक्ट्रॉन की गति है, ठीक है, Fe प्लस इलेक्ट्रॉन की गति है बराबर Fc आता है, समझ गए, ये Fc है, ठीक है। Fe बल है और इलेक्ट्रॉन की जो गति है, जो आकर्षण के कारण हो रही है, वही मिलकर Fc बल का निर्माण करती है, समझ गए। चलो अब अपन डेरिवेशन की बात करते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो थोड़े, जैसे रदरफोर्ड हो गया, जैसे थॉमसन हो गया, ये थोड़ी उल्टी खोपड़ी के होते हैं, यानी कि थोड़ा ज्यादा ही सोचते हैं। तो ये क्या सोच रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, इसमें बल कितना लगता है, पूरा बल कितना लगता है, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसको जानना है कि टोटल एनर्जी कितनी लगी। अब जो एनर्जी है उसका सूत्र क्या होता है, ऊर्जा बराबर, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर इस कंडीशन में यानी परमाणु की कंडीशन में अगर हम बात करें तो उसका सूत्र क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा का अपना सूत्र क्या होता है, कोई वस्तु चल रही है तो उसमें गति होगी, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और स्थितिज ऊर्जा, कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, केवल अपने स्थान पर रुकी हुई है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सिंबल होता है U, यानी E बराबर K प्लस U होता है,
अब ये बोल रहा है मुझे ई निकालना है, इसके लिए इसने थोड़ी कैलकुलेशन करी, वो अपन को फिर से यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो एफ सी है वो एफ ई के बराबर है। अगर एफ ई को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस एफ ई बराबर एफ सी होता है, ये समझ लो, ठीक है। एफ सी बराबर एफ ई होता है, इसीलिए अपन दोनों के सूत्र लिख देते हैं। एफ ई का बराबर सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, मैंने पीछे अभी बताया था, ठीक है। अब बराबर किसके है, एफ सी के, एफ सी का क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर, ये भी पीछे बताया था। आर त्रिज्या है, वी वेग है, एम द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का वेग है ये वी है, और द्रव्यमान है यानी इलेक्ट्रॉन का भार है वो एम है, और ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी है, उड़ा दो एक को, ठीक है, एक को काट दो, आर काटने पर, या फिर एक काम करते हैं आर से गुणा कर देते हैं, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, आर गुणा करने पर, आर की गुणा करते हैं तो एक या आर यहाँ से गायब होगा, एक आर यहाँ से गायब होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये बट्टा में है, अगर बट्टा और गुणा साथ में आते हैं तो एक शब्द उड़ जाता है, यानी एक शब्द गायब हो जाता है, वो कट जाता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बट्टा आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बराबर किसके होंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो है भिन्न, यहाँ पे एक ही है, इधर दो भिन्न, यहाँ पर एक ही है, और यहाँ पे बराबर का निशान, इसको बराबर करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ई स्क्वायर की गुणा एक से की तो ई स्क्वायर ही आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 8 से गुणा की तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर ये सब मान लो कि इसका कोई भी काम नहीं है, ये बस एक मान लो कि बोलने में अच्छा लगता है, ताकि अच्छा लगे बोलने में या सुनने में, यहाँ तक अपना इसी का इतना ही काम है, ताकि ऐसे मान लो हम ऐसे लगे हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसीलिए एप्सिलॉन आया है, सुनने में अच्छा लगता है इसीलिए, बाकी इसका अपना कोई भी काम नहीं, आपको याद रखने के लिए एप्सिलॉन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया, बराबर किससे होंगे, आर तो अपने काट दिया, यानी एम वी आर आएगा, एम वी स्क्वायर मेरा मतलब, ठीक है, एम स्क्वायर आएगा, यहाँ तक समझ गए, कुछ भी नहीं किया अपन ने, एफ सी बराबर एफ ई था हमारे पास, एफ सी का सूत्र लिख दिया और एफ ई का सूत्र लिख दिया, एफ ई का सूत्र ये वाला है और एफ सी का सूत्र ये वाला है, ठीक है। फिर आर को काटना था अपन को, आर की गुणा कर दी, ठीक है, आर की गुणा कर दी, फिर आर की गुणा करने के बाद यहाँ पे दो इकाइयां थी, यानी दो भिन्न थी, यहाँ पे एक ही थी, दोनों को बराबर करना था तो इसको गुणा कर दिया इससे, एक एक भिन्न आ गई। अब यहाँ से अपना काम शुरू होता है, ऊर्जा निकालने के लिए गतिज ऊर्जा चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर, अपन को भी निकालना पड़ेगा, इस सूत्र से अपन को वी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा वी, निकालते हैं इसको, पहले अपने पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, बराबर में क्या था, एम वी स्क्वायर, क्योंकि आर तो अपन ने काट दिया था, ठीक है। अब वी निकालना है तो वी बराबर, वी इधर आएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, बटा होगा, ये आपने स्क्वायर है इधर, इधर स्क्वायर है, यानी दो बार वी लिखा हुआ है तो एक वी इधर जाएगा और एक वी रूट में बन जाएगा, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एम है, केवल यहाँ पे एम ही बचेगा, क्योंकि आर को अपन ने काट दिया तो ये जो वी है वो यहाँ पे आ गया, तो क्या आएगा, एम आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, समझ गए, यहाँ तक रोक दो एक बार, समझ में आ गया ना, यहाँ पर एक बार रोक दो। अब अपन के निकालते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अपन निकालते हैं अभी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, यही होता है, 1/2 का 1/2 के बराबर, यहाँ पे अपन ने वी निकाला है, ठीक है ना, लिखा नहीं है मैंने, पर यहाँ पे अपन ने वी निकाला है, तब ये चेंजमेंट है अपना, ठीक है। 1/2 एम वी स्क्वायर का एम का एम हो गया, वी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, काट दो, वी का सीधा मान लिख दो, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एम आर। ये एम बट्टा में, ये एम गुणा में, काट दो। ये गुणा में है और ये भाग में है, कट जाएगा सीधा सही। ठीक है, और तब हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 के बराबर 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अपने को यहाँ पे देखना है, अपने ई नहीं लिखा तो ई का स्क्वायर और लिख दो, क्योंकि अपने पहली वाली जो थी ना उसमें यहाँ पे ई लिखा हुआ है। ठीक है, ई का स्क्वायर पिछली वाली में था, जब अपने यहाँ पे सोल्व करी थी तब यहाँ पे ई स्क्वायर था, मैं लिखना भूल गया था पर मुझे याद था। ठीक है, यहाँ पे गुणा करो, ई स्क्वायर का ई स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा, 4 को 2 की गुणा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। खत्म, के का मान निकल गया अपना, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। के का मान निकल गया, इसको साइड में रखते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे अपन को पता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र है, तो गुलाम के नियम के अनुसार यू का भी सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र है। वो क्या है, ई स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन ये माइनस का है। क्यों, क्योंकि ये जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा ना मैं अपनी जगह पे रहूं, मुझे कोई खींचे ना, मुझे कोई मतलब अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इलेक्ट्रॉन यही चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर रुकना चाहेगा, उसमें जो ऊर्जा लगेगी वही होगी स्थितिज ऊर्जा यानी यू। ठीक है, खींचने की कोशिश करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं अपनी जगह से ना हिलूं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रगल कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लगा रहा है, ऊर्जा लगा रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। समझ गए। अब रदरफोर्ड कह रहा है मुझे एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, कुल ऊर्जा कितनी होगी। कुल ऊर्जा का सूत्र मैंने बताया था, के प्लस यू होता है। अपने पास यू भी है, के भी है, जोड़ देते हैं। के क्या है, ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यू क्या है, यहाँ पे होता तो प्लस लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ई स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसी को अब ना घटा सकते, ना माइनस कर सकते, ना जोड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे 8 पाई है, नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं इसको, तो क्या आएगा, ई स्क्वायर बट्टा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 से गुणा। ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा पढ़ने पर यह क्या आएगा, 2 ई स्क्वायर बट्टा में 4 पाई का 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया अपना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब अगर अपन इस चीज को सोल्व करेंगे ना, इस चीज को अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा ई स्क्वायर बट्टा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो भी माइनस का। ठीक है, इस चीज को अपन सोल्व करेंगे तो देखो, यहाँ से 2 से गुणा की थी अपने, ये डबल डिजिट मान सकते हैं, दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो आएगा ई स्क्वायर बट्टा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो भी माइनस का, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एनर्जी माइनस की आ रही है, ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है। तो इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ, ऊर्जा ऋणात्मक आने के बाद में रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से जकड़ा हुआ है, यानी बंधा हुआ है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन नाभिक से। अगर ऐसा ना होता तो या तो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ही नाभिक में गिर जाता, या फिर क्या होता, ये अन्यत्र कहीं चला जाता, या फिर कहूं तो नाभिक के आसपास भी नहीं भटकता, दूर चला जाता नाभिक से। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऋणात्मक आई है तो इसका मतलब साफ है कि जो नाभिक है, जो धनायन चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन यानी ऋणायन चार्ज को बांधे रखता है। ठीक है, चलो, यही अपनी इलेक्ट्रॉन कक्षा थी। कक्षा का मतलब क्या हुआ, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। अब ये कक्षा में क्यों रहते हैं, इसकी बात यहाँ पे सॉल्व हो गई। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं।
लास्ट में ठीक है। तो अपन अगला टॉपिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम किसका स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन का मान लो, परमाणु का मान लो। परमाणु स्पेक्ट्रम वैसे टॉपिक का नाम है अपना, परमाणु स्पेक्ट्रम। ठीक है, परमाणु स्पेक्ट्रम। अब इसको समझते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम पहले समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो आपके पास कोई गैस है, मान लो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, आपके पास कोई गैस है हाइड्रोजन मान लो। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है उसको अपन दाब देंगे। ठीक है, यानी कम दाब देंगे। समझ गए? हाइड्रोजन गैस है अपने पास, उसको अपने दाब दिया, यानी प्रेशर लगाया उसके पास थोड़ा सा। जैसे कि सिलेंडर होते हैं अपने घर में, उसमें जो गैस भरी जाती है वो भी प्रेशर देके भरी जाती है। बट यहाँ पे अपन उतना प्रेशर नहीं लगाएंगे, थोड़ा कम प्रेशर लगाएंगे, बट लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में अपने प्रेशर लगाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्रेशर लगाने के बाद, तो हेलो प्यारे डियर प्यारे बच्चों, आपको एटॉम की क्लास कैसे लगी यूट्यूब पर? पहला वीडियो में आपने बहुत ही ज़्यादा हमें प्यार दिया और व्यूज़ भी थोड़ा ज़्यादा है। तो पूछेंगे आशीष पंचारिया से, किस तरह आप यूट्यूब पर स्टूडेंट को, हमारे यूट्यूब फैमिली को फिजिक्स इतनी आसानी से समझा पा रहे हो? आसानी तो अब मैं क्या कहूँ, थोड़ा फिजिक्स में मानता हूँ टफ सब्जेक्ट है, बट एक बार अगर हम पढ़ना चालू कर दे तो टफ नहीं है। वैसे मुझसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है वैसे अभी भी, पर ट्राई करने रहने से मुझे नहीं लगता कुछ नहीं, भी। आपके वीडियो में बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर प्यार मिला है, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा इसमें कुछ भी कहना नहीं है। अगर बच्चों को अच्छी लगती है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे दोस्तों को अच्छी लगती है, यानी कि मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि मैं खुद को एक गुरु बना दूं। मतलब मेरी टीचिंग स्किल अच्छी हो सकती है, बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं एक गुरु कहलाऊं। तो आ- तो आप भाई मान सकते हो, भ्राता मान सकते हो, आप इतना बड़ा तो आप मुझसे। ये एटॉम जो परमाणु चैप्टर है कक्षा 12th में कितने नंबर तक आ सकता है बोर्ड में? बोर्ड की क्लास की बात करें तो आप वैसे मैंने एटम इसलिए नहीं चूज किया था कि ताकि ये ज्यादा नंबर का पार्ट है या फिर इसमें ज्यादा आ सकते हैं। मैंने इसलिए चूज किया था, ये नॉलेज के। रिलेट है अपना, 10th में ये पढ़ा था हमने, 11th में पढ़ा था। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत हमें समझ में पहले से आया हुआ है। बाकी मैं यहाँ पे समझा दूंगा, जो कमी थी हमारी वो पूरी तो हो जाएगी। तो अभी कितनी और क्लास बाकी है? बस ये परमाणु स्पेक्ट्रम अपना लास्ट टॉपिक है। तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो बाकी को, बाकी भी है टॉपिक, बट ये है अपनी क्लास का लास्ट टॉपिक है अपना परमाणु परमाणु वीडियो को स्पेक्ट्रम। आपको पूरा देखना है यूट्यूब पर, बीच में नहीं छोड़ना, वीडियो को लगातार देखना है और कमेंट करना है कि किस तरह आपको समझ आया, और लाइक भी करना है अपने दोस्तों को, अपने स्कूल के फ्रेंड मित्र जो भी ग्रुप है उसमें सेंड करना वीडियो। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, तो वापस क्लास पे आते हैं अपनी। यानी कि जो हाइड्रोजन अपनी एक गैस है, परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन अपनी गैस है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको अपन पहले कम दाब देंगे, थोड़ा सा कम दाब देंगे, और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, या फिर कहूँ धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर देंगे। तो इससे अपना क्या होगा, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जावान हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जावान हो जाएगा। अपनी ऊर्जावान का क्या मतलब है कि उसमें एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। फिर जब ये परमाणु अपनी मूल अवस्था में आएगा, ठीक है, फिर जब परमाणु अपनी मूल अवस्था में आएगा तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने, जो ऊर्जावान हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण, वो एनर्जी रिलीज करेंगे, ऊर्जा छोड़ेंगे, तरंग छोड़ेंगे। और उसी तरंग छोड़ने को क्या कहेंगे अपन? स्पेक्ट्रम। परमाणु स्पेक्ट्रम अपन उसी चीज को कहेंगे। बट अब अपन यहाँ तक तो समझ गए परमाणु स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, या फिर मैं कहूँ कि इसका काम क्या है, या फिर इसमें क्या क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो कि ये बनता कैसे है। समझ गए? ठीक है, अब ये जो तरंग निकलती है अपनी, इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान हुआ, तरंग निकली अपनी। अब ये जो तरंग है वो रेखीय प्रकृति की होती है, रेखीय तरंग होती है, या फिर मैं कहूँ रेखीय स्पेक्ट्रम की तरंग होती है।
ठीक है। रेखीय तरंग होती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो तरंग है, मान लो कि ये हाइड्रोजन है, अपना गैस है, इससे हमने स्पेक्ट्रम करने की ट्राई किया, कोशिश की, या फिर कह दे कि कर लिया। तो यहाँ पे मान लो स्पेक्ट्रोमीटर है, आपने स्पेक्ट्रम करवाया आपने, तो पहले तो ये अपनी सीधी लाइन थी, व्हाइट लाइन थी, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी छोड़ी सीधी तरंग थी, लेकिन वो तरंग व्हाइट रंग की नहीं थी, उसमें अलग अलग तरंग दे रहे थे, अलग अलग क्वालिटीज थी, अलग अलग काबिलियत थी, या फिर मैं कहूँ तो वो एक तरंग में अलग अलग तरंगे थी, अलग अलग लाइन की तरंगे थी, और उसी को अपन क्या कहेंगे, रेखीय तरंग। जो अपनी अलग अलग तरंग निकलेगी उसी को अपन रेखीय तरंग बोलेंगे, समझ गए। चलो, अब रेखीय तरंग के बारे में अपन और समझते हैं कि रेखीय तरंग होती क्या है, ठीक है। अब अपना हाइड्रोजन तो है, मान लो हीलियम ले लेते हैं, तो इसकी की भी तरंग क्या हाइड्रोजन के जैसी होगी? नहीं होगी। हाइड्रोजन की तरंग अलग होगी स्पेक्ट्रम के अनुसार, और हीलियम की तरंग भी अलग होगी, दोनों की सेम नहीं होगी, दोनों की अलग अलग होगी। तो इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रम की सहायता ले तो हम किसी भी तत्व की पहचान कर सकते हैं। अगर कोई नया तत्व है तो उसकी भी पहचान कर सकते हैं कि इसका पहले स्पेक्ट्रम देखा नहीं गया, तो ये नया तत्व है, ठीक है। इसी कारण जो रेखीय तरंग है उसको अपन क्या मानेंगे, फिंगरप्रिंट भी मान सकते हैं। किस चीज का फिंगरप्रिंट? तत्वों का फिंगरप्रिंट मान सकते हैं, यानी तत्व जो है वो इससे पहचान में आ जाएंगे, कौन सा तत्व है, किसका तत्व है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सब कुछ इससे समझ में आ जाएगा रेखीय स्पेक्ट्रम से, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम होते हैं वो वैसे तो मैंने बहुत सारे बताए थे, पर यहाँ पे जो परमाणु स्पेक्ट्रम में जो दो स्पेक्ट्रम बताया गया है, वो एक तो है उत्सर्जी स्पेक्ट्रम, और दूसरा अपना है अवशोषी स्पेक्ट्रम, ठीक है। अपने दो स्पेक्ट्रम है, एक उत्सर्जी स्पेक्ट्रम और एक अवशोषी स्पेक्ट्रम, दो स्पेक्ट्रम है। अब इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो उत्सर्जी स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है कि अपने स्पेक्ट्रम करवाया, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, यानी कि वो यंत्र जिसमें हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है, तरंग निकली हाइड्रोजन गैस से, यहाँ से निकल के ये ऐसे आ गई, अलग अलग तरंगे बन गई। अब ये जो अलग अलग तरंगे हैं उनका अलग अलग रंग होगा, अलग अलग गुण धर्म होंगे, तो ऐसी जो चीज है, ऐसा जो स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तरंग होती है, उससे अपन उत्सर्जी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी एनर्जी रिलीज करता है, यानी कोई गैस है वो एनर्जी अगर रिलीज कर रही है उस स्पेक्ट्रम में जाने के बाद, और अलग अलग रंग उत्सर्जित कर रही है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। दूसरा है अवशोषी स्पेक्ट्रम, ये एनर्जी लेता है, ग्रहण करता है। अगर इस जो स्पेक्ट्रम है मान लो इसमें कोई गैस भरी हुई है, जो कि ये बताती है कि कौन सा स्पेक्ट्रम है, तो हाइड्रोजन गैस है, उसको अपन ने दाब दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की, उसका परमाणु का वापस से उसी अवस्था में आने का वेट किया, उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी छोड़ दी, एनर्जी गई इस स्पेक्ट्रम में। हालांकि होना तो क्या चाहिए था, अलग अलग रंग होने चाहिए थे, बट निकला क्या, कोई रंग नहीं। अगर रंग माने तो काला रंग मान सकते हैं, कभी कभी तो काला, या फिर कोई रंग नहीं, गायब एकदम, ठीक है। तो ऐसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं, अवशोषी स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को अवशोषी स्पेक्ट्रम, अवशोषी का मतलब ये होता है एब्जॉर्व करना, एब्जॉर्ब करना यानी बचा लेना, या फिर कुछ कहूं तो ग्रहण कर लेना। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझ गए। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, उसकी तीन अवस्थाएं होती है, यानी जो हाइड्रोजन है उसका अगर स्पेक्ट्रम करवाएं तो तीन तरंग निकलेगी। पहली तरंग अपनी कौन सी होगी, तरंग की श्रेणियां होगी, ठीक है ना, तरंग खुद नहीं होगी, तरंग की श्रेणियां होगी। पहली लाइमन, दूसरी वाल्मर,
और तीसरी क्या होगी, पास्चन। ठीक है, ये अपनी तीन श्रेणियां होगी, लाइमन, बामर और पास्चन। हाइड्रोजन है, उसका स्पेक्ट्रम करवाएं तो तीन श्रेणियों की तरंग निकलती है, समझ गए। पहली लाइमन, बाल्मर और पास्चन। ठीक है, लाइमन श्रेणी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तरंग दैर्ध्य होता क्या है, हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, कोई मरीज होता है, उसके हार्ट बीट मान लो ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये जो ऊपर नीचे है ना, वही तरंग दैर्ध्य है, और जो तरंग दैर्ध्य है उसे नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, उसी चीज को अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं, उसको को नैनोमीटर में मानते हैं। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा वो ज्यादा डेंजरस होगी, या कहूं तो ज्यादा खतरनाक होगी। या आप ऐसे मान लो कि इसको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, किसी को देख सकते हैं, किसी को नहीं देख सकते। आप ऐसे ही समझो, जिनका तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा उनको हम नहीं देख सकते, उतना कम दिखाई देगी वो हमें, या तो दिखाई नहीं देगी वो तरंग। अगर उनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इन श्रेणियों की बात करें तो जो अपनी लाइमन श्रेणी है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 91 से 2 या कहूं 121 22 सॉरी नैनोमीटर, 91 से 122 नैनोमीटर होती है तरंग दैर्ध्य लाइमन श्रेणी का। इसमें कौन सी तरंग आती है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट आ गई, यानी यूवी रेस आ गई, वो इसी में आती है अपनी। ठीक है, यूवी रेस आ गई। ये जो अपनी होती है अल्ट्रा वायलेट किरण, वो कैंसर रोग करती है, चर्म रोग कह सकते हैं, कि जो त्वचा से रिलेटेड जितने भी कैंसर होते हैं वो अपनी अल्ट्रावायलेट से ही होते हैं। ठीक है, चलो यूवी रेस होगी। फिर बाल्मर श्रेणी है। बाल्मर श्रेणी का मतलब होता है कि इसमें 365 से 565 तक, या कहूं 56 तक, 656 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य इसका इतना होता है। ठीक है, इतना इसका तरंग दैर्ध्य होता है। बाकी आप बुक में देख लेना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसका कितना होता है, बाकी आप कमेंट में बता देना इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सी आती है, इसमें जो आंखों से देखी जाती है तरंग, आंखों से देखी जाती है, आई थिंक 565 होगा। ठीक है, चलो, या 556 भी हो सकता है। देखी जाती है, जो आंखों से देखी जाती है उन्हें बाल्मर श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और अपनी तीसरी श्रेणी है पास्चन श्रेणी। पास्चन श्रेणी में कौन से तरंगी आती है, जिनका तरंग दैर्ध्य 820 से लेकर लगभग 1856 के लगभग होता है शायद। ठीक है, इतना होता है, उसी को अपन पास्चन श्रेणी बोलते हैं। और इसमें कौन सी आती है, IR किरणें होती है, वो इसी में आती है पास्चन श्रेणी में। ठीक है, चलो, अब ये जितनी भी लाइमन श्रेणी, बाल्मर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ये किसकी श्रेणियां हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, और इसी में ये तरंग दैर्ध्य वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक है जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, वो डायग्राम है, वो ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे अपनी कौन सी श्रेणी आ जाएगी, अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे N1 पर ये आती है, N2 पर ये आती है, और N3 पर ये आती है। ठीक है, N1 N2 N3, यानी यहाँ पर N1 होगा, यहाँ पे N2 होगा, और यहाँ पे N3 होगा। ठीक है, N1 N2 और N3, ये स्पेक्ट्रोमीटर अपना डायग्राम मान सकते हो, रफली डायग्राम स्पेक्ट्रोमीटर का, आपकी बुक में भी है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना तरंग दैर्ध्य ये है, यहाँ पे लाइमन श्रेणी है, यहाँ पे बाल्मर, और यहाँ पे तीसरी यानी पास्चन। ठीक है, N1 लाइमन, N2 बाल्मर और N3 पास्चन श्रेणी। ठीक है, यहाँ का इसका तरंग दैर्ध्य N1 का 91 से 122, बाल्मर का 365 से 565। ठीक है, 56 था शायद, 65। कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, इसका क्या है तरंग दैर्ध्य, बाकी मैं देख लूंगा। इतना हो गया, उसके बाद पास्चन का लास्ट में इतना तरंग दैर्ध्य।
लिए, ठीक है? चलो, और मैं बोल रहा था कि आप धनराज सर की एक बार क्लास लो, मुझे पता है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मानो कि आपको पसंद ज़रूर आएगा, वो पहले हो सकता है थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, बट अभी मैंने उनकी क्लास देखी थी। आप एक बार उसकी क्लास लो बस उनकी, वो अलग-अलग टॉपिक छाँट-छाँट के पढ़ाते हैं। एक-एक अपना जो टॉपिक है उसे गौर से देखते हैं, ठीक है? यानी कौन-सा टॉपिक है, कौन-सा लेना चाहिए, पहले अपना खुद का पूरा फ़ोकस करते हैं उस टॉपिक पर, पूरा समझाते हैं, उसके बाद ही बाकी वो दूसरा टॉपिक लेते हैं या फिर पूरा आपको समझाने के बाद दूसरा कुछ काम करते हैं, ठीक है? आप मेरी एडवाइस है खुद की कि आप एक बार धनराज सर की क्लास लो, जो वो टॉपिक समझाते हैं वो आराम से समझो, ठीक है? एक बार आप ट्राई कर लो बस धनराज सर की क्लास, बाकी आप अपने आप ही उनकी फिर से क्लास लेना शुरू कर दोगे, ठीक है? आज बस इतना ही और फिर कल हम ट्राई करेंगे कि जो बोर मॉडल के बाद जितना भी अपना टॉपिक बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है?